फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई के देशव्यापी नेटवर्क को ध्वस्त करने को लेकर एक्शन प्लान बनाने और टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिया था। और इस मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद पता चला था कि पीएफआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना बना रहा है। इसके साथ एजेंसियों के कान तब खड़े हो गए जब फुलवारी शरीफ से जब्त किए गए दस्तावेजों में गजवाए हिंद के लिए टारगेट 2047 तय किया गया लिखा हुआ मिला। उस दिन के बाद देश की सभी एजेंसियों ने पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लगातार मिले सबूतों के आधार पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए इसे बैन लगा दिया। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में कई खुलासे हुए, चौंकाने वाले खुलासे हुए और यहां से बरामद दस्तावेज में तुर्की, पाकिस्तान और मुस्लिम देशों से मदद लेने की योजना मिली। जांच में खुलासा हुआ कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन से आगे निकलकर देश को तोड़ने और सांप्रदायिक उन्माद भड़काकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की ओर बढ़ चला है। इधर आरएसएस को बैन करने की लालू प्रसाद की मांग पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा। राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो जो लालू यादव आज हैं वो लालू यादव नहीं होते। 1974 में आरएसएस ने जो अभियान चलाया उसी ने लालू प्रसाद को मौका दिया और साथ ही उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवादी संगठन की तुलना आरएसएस से करने को गलत बताया है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद कई नेताओं की प्रक्रिया सामने आ रही है और अब आरएसएस को बैन करने की भी जो मांग है वो सामने आने लगी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान आता है जिसमें वो साफ कहते हैं कि पीएफआई से पहले आरएसएस को बैन करना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो लालू यादव आज लालू यादव नहीं होते। 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोकतंत्र बचाने के लिए जो सबसे बड़ा अभियान चलाया, जो त्याग किया जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उसी ने लालू जी जैसे नेताओं को राजनीति में शिखर पे लाने का अवसर दिया। सवाल उठता है कि अगर लालू यादव वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, सीमांचल के मुट्ठी भर वोट के लिए, यदि देश की एकता, अखंडता और देश में देशभक्ति से जुड़े हुए संगठन के साथ और एक ऐसे आतंकवादी संगठन की तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि सत्तावादी राजनीति इस देश को तोड़ देना चाहती है। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिसका सीधा संबंध आतंक से है, अलगाववाद से है, जो विदेशी धन से पलता बढ़ता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले लगभग 100 सालों से देश की एकता, अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप राकेश सिन्हा जी को सुन रहे थे। इनका साफ कहना है कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से करना बहुत गलत है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर रांची के मेन रोड स्थित मल्लाह टोली में हनुमान मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने मेन रोड को जाम कर दिया। उनका आरोप है कि त्योहार के मौसम में सद्भाव खराब करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस सांप्रदायिक माहौल को शांत करने के लिए एक विक्षिप्त को गिरफ्तार किए हैं, जो कि वह नहीं भी हो सकता। इसलिए आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा निकालकर जांच पड़ताल कर दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि आने वाले समय में इनका मनोबल गिरा रहे। और इससे पहले भी अभी 10 जून को भी यहाँ दंगे हुए थे, तो मेन रोड बजरंगबली के मंदिर में अटैक हुआ था और यहाँ भी अटैक हुआ है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। और ये एक मतलब केवल माहौल को, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है हम लोगों का, तो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। रांची में नवरात्र पर उभरे तनाव को दूर करने के लिए जांबाज जवानों ने मेन रोड में फ्लैग मार्च किया और साथ ही रांची वासियों से सद्भावना और शांति की अपील की। अल्बर्ट एक्का चौक से निकला फ्लैग मार्च एकरा मस्जिद तक गया, जिसमें रांची जिला बल के साथ साथ आरएफ के जवान भी शामिल थे। नवरात्र को लेकर पूरे शहर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। रांची पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च हम लोग निकाले हैं और किसी को भी किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। रांची पुलिस एक्टिव है और हमेशा जो भी है तत्पर है और किसी को मतलब वही अफवाह वगैरह पे ध्यान ना दें। जो भी सूचना मिलती है रांची पुलिस को सूचना दें।
रांची पुलिस उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। समस्तीपुर से खबर, जहां अधिकारियों की लापरवाही से दिव्यांगों को बांटी जाने वाली ट्राईसाइकिल कबाड़ में तब्दील हो गई। जो ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को दी जानी थी वो खुले आसमान के नीचे सड़ रही हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं समस्तीपुर के ताजपुर की तस्वीरें। जिले में 5,659 दिव्यांगों के बीच उपकरणों का वितरण किया जाना था और इसके लिए सामान की खरीद हुई, लेकिन सामान बांटे ही नहीं गए और खुले आसमान के नीचे रहने की वजह से अब सारे ट्राईसाइकिल सड़ चुकी है। केंद्र और राज्य की सरकार दिव्यांगों के लिए कई योजना चलाती है कि उन्हें उस योजना का लाभ मिले, लेकिन उन दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ की योजनाओं की ये तस्वीर समस्तीपुर के ताजपुर की है, जहां केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार के दोनों संयुक्त योजना के तहत निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण करने की बात आई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी देनी थी और ये साइकिल कई तरह के इसमें योजनाएं थी। लेकिन ये योजना आम जो दिव्यांग हैं लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है, जिनको हर एक दिव्यांग तक पहुंचाना था। जो ट्राईसाइकिल उन तक पहुंचना था, जो जिनकी ज़रूरत दिव्यांगों को थी, वो साइकिल यहाँ पर जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए और एक साइकिल की कीमत 25 से 30 हज़ार से भी अधिक आती है, उस पे ये जंगल अपना पूरा साम्राज्य का विस्तार कर दिया है। लेकिन जिनको इसकी लाभ मिलनी चाहिए थी उन तक यह लाभ नहीं पहुंचा है। और ये तस्वीर जो है वो बताने के लिए काफ़ी है कि दिव्यांगों को लेकर के सरकार जितनी गंभीर है उतनी गंभीर यहाँ के अधिकारी नहीं दिखाई देते हैं, जिसका नतीजा है कि खुले आसमान के नीचे इन तमाम लाखों रुपए की लागत से जो दिव्यांगों के लिए सामग्री आई उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और जो लाभ दिव्यांगों को मिलना चाहिए था वो अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि ये लाभ उन ज़रूरतमंद दिव्यांगों तक नहीं पहुंची है। हम अधिकारी से भी सवाल करेंगे इस पर। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में ग्रामीण इलाकों में बैंक की नई शाखा खोलने और कृषि ऋण वितरण पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बैंकों को ब्रांच खोलने के लिए पंचायत भवन में जगह उपलब्ध कराने की बात कही। मीटिंग में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा ब्रांच खोले जाने और लोन देने का निर्देश दिया गया। बैंकिंग सिस्टम में नालंदा सबसे फिसड्डी जिला है। सरकार की तरफ से 31 अक्टूबर तक बैंकों को कार्यशैली में सुधार का निर्देश दिया गया है। जहां पर हम आगे बढ़े थे उसकी भी समीक्षा हुई थी और जहां जिस क्षेत्र में हम पीछे छूटे हुए थे उसकी भी समीक्षा हुई। जो बैंक जो अंडर परफॉर्मर्स जिसको कहते हैं कि जो चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उसकी भी समीक्षा हुई है और उन सारे चीज़ों की समीक्षा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और सभी बैंकों ने आने वाले दिनों में और बढ़े हुए सहयोग या जो छूटे हुए उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने का आश्वासन दिया है। कनाडा में बैठकर पंजाब में अपराध करने वाला इंटरनेशनल गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा के एक शूटर करण मान को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने करण मान को खैरा के गरही इलाके से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार करण मान कनाडा में रहकर पंजाब में कई घटनाओं को अंजाम देने वाला लखवीर सिंह उर्फ लांडा का शार्प शूटर है। बताया जा रहा है कि पंजाब के मोहाली में विस्फोट और सिंगर मूसेवाला की हत्या में लखवीर सिंह उर्फ लांडा गिरोह का हाथ होने की संभावना है। जमुई पुलिस को जैसे ही खबर लगी गिरोह का शार्प शूटर करण मान और अर्जुन मान जमुई में शरण लिए हुए तो पुलिस ने छापेमारी की और करण मान को पकड़कर पंजाब पुलिस को सौंप दिया। महोदय, जमुई को सूचना मिली थी कि पंजाब के एक मोस्ट वांटेड अपराधी जो है वो गरही थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुमा बाग में शेल्टर लिए हुए हाइड आउट है, जिनका ये कहा जाता है कि ये लखवीर सिंह उर्फ लंडा जो रेसिडेंस ऑफ कनाडा के हैं, बेसिकली मुझे उत्तर पंजाब के रहने वाले पर कनाडा में सेटल है, ये उनके साथ शूटर थे।
पलामू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पांडु थाना क्षेत्र के ढांचाबार गांव से नक्सली कमांडर अमरनाथ उर्फ अमर जी को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली कमांडर अमरनाथ हत्या समेत कई बड़ी नक्सली कांडों में शामिल था। पुलिस के मुताबिक अमरनाथ उर्फ अमर जी 2005 से ही माओवादी नक्सली संगठन में सक्रिय था। प्रमुख उग्रवादी अमरनाथ उर्फ अमर जो पलामू थाना क्षेत्र का रहने वाला था, ढांचाबार गांव से गिरफ्तार हुआ है। यह कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा। बहुत पुराना नक्सली है। वर्ष 2001 के पुलिस के साथ मुठभेड़ में, हत्याकांड में और इससे बहुत सारे कांडों में संलिप्त था। और अब जो है ये इसको माओवादी संगठन ने यह जिम्मेवारी दी थी कि तुम घूम घूम कर तुम इनके सदस्यों की कमी हो गई है तो भाकपा माओवादी विचारधारा से जोड़ना और 10 सदस्यों को रिक्रूट करना, यह काम इसे दिया था और इस काम में भ्रमणशील रहा करता था। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को बिहार से गिरफ्तार किया जिसके पास से सोने, हीरे और मोती के नेकलेस समेत बाइक जब्त की गई है। दरअसल नौकर ने पहले मालकिन का भरोसा जीता, फिर मौका मिलते ही मालकिन के बेडरूम में लगे डिजिटल लॉकर में रखे सोने के गहने लेकर फरार हो गया। चोरों ने गहने बेचकर आरोपी ने बाइक खरीदी और उसी बाइक से बिहार चला आया। जांच के बाद बिहार पुलिस अररिया पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये जो चोरी है ये तकरीबन 20 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी जो है वो चुराई गई थी। तो जिसमें पैसे वगैरह रखे थे, ज्वेलरी रखी थी, वो बॉक्स ही वो लेके गया था और यहाँ से वो अपने गांव जो एक नेपाल बॉर्डर पे उसका गांव है बिहार में, तो उसको वहाँ जाके ट्रेस किया और लेके आया। बोकारो में इंडिया रिजर्व बटालियन के ट्रेनी जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक का नाम सुशील कुमार साहिब बताया जा रहा, जो कि साहिबगंज का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि उसे दूसरे जवानों के साथ दुर्गा पूजा की ड्यूटी में भेजा जा रहा था, जिसके लिए उसे हथियार और मैगजीन दी गई थी, लेकिन हथियार से अचानक चली गोली उसके सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये ड्यूटी जा रहे थे, जिसके हथियार इसको मिला और ये अपना जांच हथियार चेक करने के दौरान में मिस्टेक से इसका गोली चल गया और उसके बाद ये इसके सीने में गोली मिस्टेक से ही लग गया, जो हम लोग को अभी सूचना प्राप्त है। बाकी हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं और सच्चाई घटना जो सच है वो आप लोग को वरीय पदाधिकारी से मिल के सारी बात आप लोग को बताया जाए। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों में हाहाकार की स्थिति है। पिछले एक पखवाड़े से विस्कोमान के सभी गोदाम से खाद नदारद है। वहीं जिन दुकानों में खाद है वहां किसानों की तादाद इतनी ज्यादा है कि किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पाता। जायजा लिया राकेश रंजन ने। खाद का दिक्कत हो रही है। क्या परेशानी? खाद के लिए 5 वर्ष से लाइन लगा रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रहा है। 5 दिन से लाइन में लोग लग के खड़ा हो रहा है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? अन्य लोगों को खाद है, लेकिन अन्य लोगों को खाद दिया जा रहा है और लाइन वाला को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, वो सब किसान बोल रहा है जैसे ज्यादा पैसा भी लिया जा रहा है। 500 रुपया बोल रहा है, ले रहा है। देना कितना है? लेना कितना है? 266 रुपया हम देना है यूरिया। अच्छा, 500 में दिया जा रहा है। जहानाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 8 साल बाद पुलिस ओपी अब अस्तित्व में आ गया है, जिसे जिले में ये 19वां पुलिस स्टेशन होगा। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद इस ओपी में पुलिस बल की तैनाती की गई और इस ओपी के बनने से 24 गांव के लोगों की सुरक्षा हो पाएगी। नए पिकेट में सैप के जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोग इस ओपी के शुरू होने से काफी खुश हैं। सिकरिया ओपी है, ओपी का नोटिफिकेशन हुआ है और उसको थाने में उत्क्रमित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है मुख्यालय में। वो भी अभी प्रोसेस में है और जल्दी हो जाएगा। वो पत्राचार उस संबंध में अभी हम लोगों का चल रहा है। अभी उस ओपी का संचालन प्रारंभ किया गया है। वहाँ पे SHO की पोस्टिंग और पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। थाना हो जाने से हम लोग को बहुत सारा सुविधा है। थाना रहने पर क्राइम जो इस क्षेत्र में होता था या जो शराबबंदी पर मामला हाल है, प्रशासन रहने से आदमी में भय ज्यादा उत्पन्न होगा। भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दुर्गा पूजा से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। साथ ही नवरात्र स्पेशल गीत 64 जोगिनिया माई भी गाकर सुनाया। अक्षरा सिंह से बातचीत की रजनीश कुमार ने। नवरात्र का मौका है, ऐसे में माहौल भक्तिमय हो चुका है। तो आइए भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और देवी गीत भी सुनेंगे। अक्षरा जी, कैसे मना रही हैं इस बार नवरात्र? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।
और नवरात्र एज़ यूजुअल देख सकते हैं, आज भी टीका लगा के घूम रही हूँ। चूँकि हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मैं तो माँ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, शिव जी को और माता रानी को, और मुझे लगता है उनकी बदौलत ही आज मैं मतलब खड़ी हूँ और यहाँ तक हूँ। इस बार मेरे चैनल से आने वाला है बहुत ही बड़ा गाना, जरूर सुनाएं न्यूज़ 18 के दर्शकों को। बहुत बड़ा गाना। मैं उस गाने की लाइन रिवील नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, पहली लाइन ज़रूर गुनगुनाती हूँ। 64 जोगिनिया माई तहरो देवास लावे, खौले का रहवाए माई सिरनाई तो है बुलावे। सो ये एक लाइन है, और अभी भी गा रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहा है। ये 64 जोगिनी पे बना एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट, जो कि पहली बार होने जा रहा है भोजपुरी में। मैया के मुँह चुन मुनिया रे, मैया के मुँह चुन मुनिया रे, छुम छुम बाजे पे जनिया रे, छुम छुम बाजे पे जनिया रे, छोटे छोटे सातों रे बहनिया रे, छोटे छोटे सातों रे बहनिया रे, छुम छुम बाजे पे जनिया रे, छुम छुम बाजे पे जनिया रे। सुपरस्टार अक्षरा सिंह थी, जिन्होंने अपने दिल की बात कही, और नवरात्रा में ये क्या क्या माँ से मांगी हैं इसका भी इन्होंने खुलासा किया। लेकिन शादी को लेकर ज़रूर ये कहा कि बिहार और यूपी वालों का दिल तोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए फ़िलहाल कोई प्लानिंग नहीं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।